गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में चोल एम्पायर के बारे में पढ़ा। जो चोल किंग थे वो काफ़ी पावरफुल थे और किस तरह से उन्होंने उरेयर से लेकर के तंजावुर तक कैसे अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। फिर हमने चोल एम्पायर के जो स्प्लेंडिड टेम्पल्स थे उनके बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ जो ब्रोंज स्कल्पचर थी वो भी हमने उसके बारे में भी स्टडी की और एग्रीकल्चर और इरिगेशन किस तरह से डेवलप हुए ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम अपनी इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। चोल एम्पायर का प्रशासन कैसे चलता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज अर, जो किसानों की बस्तियां होती थी उसे अर कहा जाता था, बिकेम प्रोस्पीरियस, जो काफ़ी समृद्ध हो चुकी थी, विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, कृषि में सिंचाई के प्रसार और फैलाव से जो अर्थ थे, जो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स थी वो काफ़ी प्रोस्पीरियस हो चुकी थी। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, और इस तरह के जो गांव होते थे यानी जो अर्थ थे वो काफ़ी सारे ग्रुप्स में जो अर्थ होते थे उनकी एक बड़े लेवल पर एक यूनिट होती थी और उसको नाम दिया जाता था नाडू। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes। और जो विलेज काउंसिल और नाडू दोनों मिलकर के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते थे, जैसे कि न्याय को उपलब्ध कराना और टैक्स कलेक्ट करना, ये काम था विलेज काउंसिल का और नाडू का। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने क्या समझा कि सबसे पहले एक सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स होती है, उसको अर नाम दिया जाता है, और जो ग्रुप ऑफ अर होता है उसको नाम दिया जाता है नाडू, और इनकी जो रेख देख करते हैं वो करता है विलेज काउंसिल और नाडू। और काम क्या है इनका, डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। नेक्स्ट, rich peasants of Velala caste exercise considerable control over the affair of the Nadu under the supervision of the central Chola government। जो अमीर वेलाला कास्ट के किसान होते थे उनको क्या काम दिया जाता था कि नाडू के जो अफेयर्स होते थे, जो मामले होते थे, उन पे कंट्रोल करना। और वो किसकी सुपरविजन के अंडर काम करते थे, चोला गवर्नमेंट, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। The Chola king gave some rich landowners title like Muvendavelan, peasants serving 3 kings। इसका मीनिंग होता है कि जो चोल किंग थे वो जो रिच लैंड ओनर, जो अमीर भूमिपति होते थे, यानी जो काफ़ी रिच लेवल पर जो किसान लोग होते थे वो उनको टाइटल देते थे। और वो टाइटल क्या होता था, मुवेंदवेलन, जिसका मतलब होता था कि सर्विंग 3 किंग्स, की वो जो व्यक्ति है वो 3 राजाओं की सर्विस में काम करता है। अरेयूर का मीनिंग होता है चीफ यानी मुखिया एक्सेट्रा। तो ये उनके टाइटल थे, मुवेंदवेलन और अरेयूर, एज मार्कर ऑफ रेस्पेक्ट। और इसका एक ये जो टाइटल थे ये रिस्पेक्ट के रूप में एक ओधा होता था, एंड एंट्रस्टेड दैम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और उनको स्टेट लेवल पर इम्पोर्टेंट ऑफिस भी दिए जाते थे सेंटर की तरफ से। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। जो दोनों थे ये और नाडू, इन पे किसका कंट्रोल होता था, वेलाला का। किसके सुपरविजन के अंडर, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंदर। जो चोला किंग होते थे वो रिच लैंड ओनर्स को टाइटल देते थे। क्या टाइटल देते थे, मुवेंदवेलन और अरेयूर। नेक्स्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ लैंड। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। जो चोल इंस्क्रिप्शन होते थे, इंस्क्रिप्शन मीन्स जो शिलालेख होते थे, पत्थरों पर जो खुदवाए जाते थे, या फिर जो ब्रोंज होती थी, धातुएं वगैरह, उन पर भी इंस्क्रिप्शन लेख लिखवाए जाते थे। तो उनमें लैंड की काफ़ी सारी कैटेगरीज होती थी।
फर्स्ट है वेलान वैगई। वेलान वैगई का मतलब होता था लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्रिटोर्स, यानी ऐसी भूमि जो नॉन ब्राह्मण किसान होते थे, जो ब्राह्मण नहीं होते थे, दूसरी कास्ट के किसान लोग जो मालिक होते थे, उनकी जो लैंड होती थी उसको नाम दिया जाता था वेलान वैगई। ब्रह्मदेय, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी। शाल भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, यानी स्कूल के रख रखाव के लिए जो लैंड दी जाती थी वो होती थी शाल भोग। जैसे पाठशाला, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, ब्रह्मदेव ब्राह्मण्स की लैंड हो गई। और शाल भोग, शाल मतलब पाठशाला, इसमें शाल वर्ड आता है, तो यहाँ पे स्कूल पाठशाला होती है, तो ये लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल शाल भोग। और देवदाना तिरुनामत्तुकानी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ये देव से टेम्पल को आप रिलेट कर सकते हैं, और इसका मतलब है जो मंदिरों के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसका नाम था देवदाना तिरुनामत्तुकानी। पालीछंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन संस्थाएं थी उनके लिए जो भूमि डोनेट की जाती थी उसका नाम था पालीछंदम। We have seen that Brahmins often received land grants और ब्रह्मदेय, हम ये जान चुके हैं कि जो ब्राह्मण थे उनको जो ग्रांट्स, जो लैंड गिफ्ट दी जाती थी उसका नाम था ब्रह्मदेय। As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley, और इसका परिणाम क्या हुआ कि काफ़ी सारे ब्राह्मण बस्तियां कावेरी घाटी के आसपास उनका उदय हुआ, इमर्ज्ड यानी वहाँ बस गई। एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी, क्योंकि जो कावेरी नदी है वो साउथ इंडिया में ही बहती है ना, तो साउथ इंडिया के दूसरे हिस्से में और कावेरी के इर्द गिर्द काफ़ी सारे ब्राह्मण्स जो है उनकी सेटलमेंट बन गई। ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली ऑफ सभा, और प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखभाल की जाती थी सभा के द्वारा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स, जो मुख्य ब्राह्मण लैंडलॉर्ड होते थे उनकी सभा के द्वारा जो ब्रह्मदेव होती थी उनकी देखभाल की जाती थी। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, और ये असेंबली होती थी जो बहुत ही प्रतिभाशाली से काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन, और जो इनके जो निर्णय थे वो इंस्क्रिप्शन पर रिकॉर्ड किए जाते थे। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स, प्राय जो मंदिर होते थे उनकी दीवारों पर भी इंस्क्रिप्शन लिखवाए जाते थे एज अ रिकॉर्ड। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम also occasionally performed administrative function in town, और एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स व्यापारियों के जो संगठन होते थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, जो व्यापारियों के संगठन होते थे उनको नगरम कहा जाता था। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार जीके में पूछा जाता है कि जो ट्रेडर्स के संगठन होते थे उनको क्या कहा जाता था चोल एम्पायर के दौरान, तो हम आंसर देंगे नगरम। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन, ये काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते थे कस्बों में। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलीपुत डिस्ट्रिक्ट, यानी जो तमिलनाडु में एक चिंगलीपुत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उत्तर मेरूर इन से जो इंस्क्रिप्शन मिला। प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड, और इस इंस्क्रिप्शन में ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो सभा होती थी, सभा किनकी देखभाल करती थी, ब्रह्मदेव की, कि वो कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी। इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि जो सभा होती थी उसके मेंबर्स जो है कैसे चुने जाते थे। द सभा हैड
separate committees to look after irrigation works, garden, temple, etc. जो सभा होती थी उसकी है ना अलग अलग कमेटी होती थी और वो देखभाल करती थी सिंचाई वाले कार्य, बागवानी और मंदिर संबंधी यानी अलग अलग जो विभाग बने हुए थे उनके लिए कमेटी भी अलग अलग थी। Name of those eligible to be member of these settled committees were written on small ticket of palm leaf. और जो मेंबर्स इस कमेटी के एलिजिबल होते थे यानी जो योग्य मेंबर होते थे उनके नाम पाम लीफ के पत्तों पर उनके नाम एक टिकट पर लिखे जाते थे। These tickets were put into an earthenware pot. और ये जो पत्ते होते थे ये एक मिट्टी के एक बर्तन में डाले जाते थे टिकट्स ये। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स, जहाँ से एक यंग बॉय से कहा जाता था कि ये टिकट्स को निकाले 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, प्रत्येक कमेटी के लिए एक एक करके वो टिकट्स निकाल के दे। और इस तरह से इस पूरी प्रोसीजर के द्वारा ही जो सभा की जो कमेटी होती थी उसके मेंबर्स चुने जाते थे। We could be a member. So inscription and text. जो इंस्क्रिप्शन होते थे उन पे क्या लिखा होता था? Who could be a member of a सभा, जो सभा होती थी उसका मेंबर कौन हो सकता है? द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन, जो उत्तर मेरूर का जो इंस्क्रिप्शन था उस पर लिखा हुआ था All those who wish to become member of the सभा should be owner of land, यानी जो भी सभा का मेंबर बनना चाहेगा वो भूमि का स्वामी होना चाहिए। फ्रॉम विच लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टेड, क्योंकि जो भूमि से ताकि वो लैंड रिवेन्यू इकट्ठा कर सके, टैक्स इकट्ठा कर सके। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका अपना घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर ओल्ड, उनकी उम्र जो है वो 35 और 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें नॉलेज ऑफ वेदास का नॉलेज होना चाहिए और वो है ना वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ऑनेस्ट, जो प्रशासनिक कार्य है उनमें उनका नॉलेज होना चाहिए और ऑनेस्ट ईमानदार होने चाहिए। इफ़ एनीवन हैज़ अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगर कोई पिछले 3 साल से कमेटी का मेंबर रहा है, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। एनीवन हु हैज़ सबमिटेड द अकाउंट हिज अकाउंट, कोई भी जिसने अपनी सभी अकाउंट सबमिट करा दी हैं, एंड दो जो हिज रिलेटिव हु हैज़ नॉट सबमिटेड, जिसने सबमिट नहीं कराई है अपनी सारी इंफॉर्मेशन और अपने रिलेटिव सगे संबंधियों की, कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, वो इस इलेक्शन के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसमें नेक्स्ट में दिया गया है कि जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते थे वो उनकी जो लाइफ है कैसी होती थी, तो इसमें पेरिये पुरन्नम में ये लिखा हुआ था। तो इसमें अगर चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वाला जो खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी। टैंग डायनेस्टी के अंतर्गत इन चाइना एन एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द टैंग डायनेस्टी। जो स्टार्टिंग में जो चाइना है वो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो टैंग डायनेस्टी के अंतर्गत हुई, विच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स, जो कि लगभग 300 साल तक प्रशासन पावर में रही। और इट्स कैपिटल जिहान वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, और इसकी जो कैपिटल थी जिहान, ये सबसे बड़े शहरों वर्ल्ड के सबसे बड़े शहरों में से एक है। विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानीज, इंडियन, जापानीज एंड कोरियन, और यहाँ पे तुर्क, ईरानियन और इंडियन, जापानीज, कोरियन ये सब आते जाते रहते थे। द टैंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ब्यूरोक्रेसी। जो टैंग एम्पायर था वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था यानी प्रशासन चलाया जाता था एक ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, यानी एक ऐसी सरकार रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, जिसकी जो भर्ती की जाती थी मेंबर्स की वो एक एग्जामिनेशन के थ्रू
उनको उनकी भर्ती की जाती थी, विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश्ड टू अपीयर फॉर इट। जो भी जिसकी भी इच्छा होती थी एग्ज़ाम देने की, वो सब उनके लिए सबके लिए अलाउड था। दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेंड इन प्लेस विद सम चेंजेस। ये जो सिस्टम था मेंबर सिलेक्ट करने का, ये काफ़ी कायम रहा, कुछ चेंजेस के होने के बावजूद जो है ये चलता रहा था सिस्टम 1911 तक। So here our chapter is completed, students. Thank you.